हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व पेपर का नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हमने इसके भाग 28 पढ़ चुके थे और आज हम इसका भाग 29 करेंगे। ये जो सीरीज़ है इसमें मैं आपको 2014 से 2018 तक के पेपर कराने वाली हूँ, जिसमें हमने 2018 के ही भाग 28 कर लिए हैं। पेपर फर्स्ट पूरा कर लिया है, पेपर सेकंड पूरा कर लिया है और पेपर थर्ड का फर्स्ट पार्ट के जो 15 मार्कर है वो अभी हमारा चल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरा जो नोट्स है वो फ्लो चार्ट विद डायग्राम सहित है। जैसा कि आपको एग्ज़ाम में लिखना है वैसा का ही वैसा ये पूरा सॉल्व है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, हमारे प्रीलिम्स के नोट्स भी मेंस की तरह ही तैयार हो गए हैं। टू द पॉइंट नोट्स है, जहाँ पे जिस जगह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस क्षेत्र को बहुत अच्छी तरह कवर किया गया है। जैसे कि संविधान के संशोधन है, तो हर जगह पे संशोधन पूरा नहीं दिया होता है, लेकिन मैंने अब कहाँ पे कौन सा संशोधन, किस उस संशोधन में क्या हुआ है, इस तरह से बारीकियों को बहुत अच्छे से नोट्स में डिस्क्राइब किया गया है। तो कौन कौन से नोट्स प्रीलिम्स के रहेंगे पहले मैं आपको बता देती। देखिए फ्रेंड्स, ये सभी फाइलें प्रीलिम्स की 16 फाइलें आपको मिलेंगी, जिसमें आपका अर्थव्यवस्था रहेगा, योजनाएं रहेंगी, सरकारी योजनाएं और नीतियाँ करंट सहित, जिसमें भारत की, मध्य प्रदेश की रहेंगी और मध्य प्रदेश का समग्र अध्ययन रहेगा, अलग से राष्ट्रीय आयोग रहेगा, भारत की राज्य व्यवस्था रहेगी, मैप से सब मैप रहेगा पूरा, 5000 वन लाइनर रहेंगे, विज्ञान प्रौद्योगिकी रहेगा। इसके अलावा आपका भारतीय इतिहास रहेगा, इतिहास के साथ पीछे वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए रहेंगे। इसी तरह विविध रहेगा, ट्रिक रहेगी, ट्रिक में आपको एक ट्रिक का भी फाइल दी हूँ मैं। इस ट्रिक्स में आपको पूरा जो भारत का जीके है, मध्य प्रदेश का जी ट्रिक द्वारा बताया जाएगा। इसके बाद विज्ञान रहेगा आपका, फिर आपका भारत और विश्व का भूगोल, सूचना प्रौद्योगिकी, खेल कूद, करंट अफेयर्स है और पर्यावरण। ये सभी फाइलें आपके प्रीलिम्स की 16 फाइलें आपको मिलेंगी। और ये जो आप सॉल्व पेपर अभी पढ़ने वाले हैं, सॉल्व पेपर की इस प्रकार से फाइलें मिलेंगी। और ये हमारे नोट्स का पैकेज है। ये 8500 रुपये का हार्ड कॉपी है और 5200 रुपये में इसकी पूरी सॉफ्ट कॉपी आपको मिल जाएंगी। तो ये सभी मेंस के नोट्स की ये फाइल है, आप मुझे व्हाट्सअप करके इसकी डिटेल ले सकते हैं। तो चलिए आप हमारी पढ़ाई करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का और ये 15 नंबर का दूसरा क्वेश्चन है आपका। पहला क्वेश्चन हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। पर्यावरण प्रदूषण को परिभाषित करो और वायु प्रदूषण के विभिन्न स्रोतों और सजीवों पर पड़ने वाले इसके दुष्प्रभाव का वर्णन करो। इसकी रोकथाम के लिए उपाय भी बताओ। 3 से 4 क्वेश्चन इसी में ही सम्मिलित हैं। ये 6 नंबर में भी आ सकता है, तो आप शॉर्ट करके लिख सकते हैं। तो देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन पाया जाता है, 76% नाइट्रोजन पाया जाता है और 0.2% कार्बन डाइऑक्साइड तथा 1% निष्क्रिय गैसें पाई जाती हैं। निष्क्रिय जो किसी से क्रिया नहीं करती हैं वो पाई जाती, क्योंकि उनका स्टक पूरा होता है और उनको इलेक्ट्रॉन के लिए एक दूसरे परमाणु के पास नहीं जाना पड़ता। तो 1% निष्क्रिय गैसें पाई जाती हैं। जब यह संतुलन गड़बड़ाता है तो वायु में प्रदूषण उत्पन्न हो जाता है। जब यह संतुलन गड़बड़ाता है तो क्या होता है, वायु में प्रदूषण उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम वायु प्रदूषण कहते हैं। इसके कारण क्या है, कहाँ से फैलता है ये वायु प्रदूषण? तो कारखानों से फैलता है, वाहनों से फैलता है, ईंधन से फैलता है, स्मोकिंग से फैलता है। तो ये प्रदूषण फैलने के 4 हमने मेनली कारण लिख दिए। अब ये 4 कारण है। अब देखो, अगर ये 6 नंबर में होता तो हम यहीं पे कारखानों, यहीं पे इतने ही लिखा छोड़ देते, लेकिन क्वेश्चन पूछा है कितने नंबर में, 15 नंबर में, तो हम इसको डिटेल देखेंगे। सबसे पहले कारखानों से किस प्रकार फैलता है, तो कारखानों की चिमनियों से निकलने वाले धुएं से फैलता है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आदि अवयव इनमें उपस्थित रहते हैं, जिससे इसका संतुलन बिगड़ जाता है और वायुमंडल प्रदूषित हो जाता है। दूसरा है वाहनों से। तो वाहनों से निकलने वाले धुएं में, तो वाहनों से कैसे होता है, तो वाहनों से जो धुआं निकलता है उस धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड रहता है। CO मतलब होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। लेड होता है, लेड मतलब होता है PV, लेड का सिंबल होता है लेड का PV उपस्थित होता है। तो और ये दोनों ही बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तो वाहनों से निकलने वाले धुओं में CO होता है, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, लेड होता है, जो वायु प्रदूषण उत्पन्न करता है, जिसे NRRA नीरी नागपुर द्वारा सिद्ध किया जा, संस्थान है यहाँ पे ये सिद्ध किया जा चुका है कि कार्बन मोनोऑक्साइड और जो लेड होते हैं वो वायु को बहुत ज़्यादा प्रदूषित करते हैं और ये मानव के लिए भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं।
अब है ईंधन से कैसे फैलता है, तो घरों और कारखानों से निकलने वाले ईंधन में देखो कैसे फैलता है, तो हमें जहाँ से जैसा धुआं निकल रहा है उसमें क्या क्या अवयव होते हैं उनके बारे में डिस्क्राइब करके लिखना है। तो घरों और कारखानों से निकलने वाले ईंधन में क्या होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड रहता है, जो वायुमंडल में मिलकर वायु को प्रदूषित करते हैं। नेक्स्ट है स्मोकिंग, मतलब होता है धुआं। तो स्मोकिंग जैसे दुर्व्यसन से भी वायुमंडल प्रदूषित होता है। जो स्मोकिंग करते हैं या जो उससे भी जो धुआं निकलता है उससे भी वायुमंडल क्या होता है, प्रदूषित होता है। अब हम देखते हैं अन्य कारण क्या है वायु प्रदूषण के, जैसे कि युद्ध है। युद्ध में बहुत सारे उपकरणों का यूज़ किया जाता है जिसके कारण भी जो है वातावरण प्रदूषित होता है। ज्वालामुखी उद्गार से भी बहुत सारी गैसें निकलती हैं जिससे वातावरण प्रदूषण होता है। जंगल में आग लगा दी जाती है जिससे वातावरण बहुत सारी गैसें निकलने लगती हैं। भोपाल गैस कांड जैसे चीज़ों के कारण भी जो है वायु का बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो जाता है। परमाणु विस्फोट, तो ये सभी कारण ऐसे हैं जो वायु को प्रदूषित कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं इनको हम नियंत्रित कैसे कर सकते हैं। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के क्या उपाय हैं, तो प्रदूषण नियंत्रण करने के उपायों को वाहनों पर लागू करना जटिल कार्य है, क्योंकि हम वाहन तो चलाना छोड़ नहीं सकते। इस हेतु हम निम्न सुझाव दे सकते हैं। क्या कौन से सुझाव है, नगरों के जन घनत्व को कम करने के लिए बेहतर योजना बनाई जाए। मतलब एक जगह पे जो जन घनत्व ज़्यादा हो रहा है उसको थोड़ा सा फैला दिया जाए, मतलब एक जगह पे ज़्यादा लोग ना रहें। यातायात का बेहतर नियंत्रण किया जाए, मतलब यातायात जो है निकलने करने जाने आने के लिए बेहतर व्यवस्था की जाए। एक ही जगह पे सभी वाहन एकत्रित ना हो, जैसे ताकि एक ही जगह पे पूरा का पूरा धुआं इकट्ठा ना हो। फैक्ट्री की जो चिमनियां हैं ऊंचाई पर लगाई जाए ताकि वो ऊपर ही आसमान पे चली जाए, नीचे जहाँ पे आसपास जो घर बने हैं उन पे ना फैले। तो घरों को भी दूर बनाया जाए। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को शक्तियाँ दी जाएँ, उन्हें सशक्त बनाया जाए ताकि वो इस दिशा में प्रयास कर सके। सड़कों के किनारे वृक्षारोपण किया जाए। वृक्ष भी प्रदूषण को कम करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, तो वृक्षारोपण को भी कम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। सामूहिक यातायात साधनों का विकास और अधिक सुदृढ़ किया जाए। मजबूती से यातायात साधनों का इस ओर नियोजित विकास किया जाए। धुआं उगलने वाली चिमनियों में फिल्टर यंत्र लगाना जो ऐसी चिमनियाँ जो धुआं उगलती हैं उनमें फ़िल्टर यंत्र लगा लेना चाहिए। फ़िल्टर यंत्र अनिवार्य कर देना चाहिए ताकि जो बेकार जो धुआं है वो बाहर निकलता जाए। वाहनों में सीएनजी गैस का उपयोग करना चाहिए, न कि नॉर्मल, जैसे कि ताकि प्रदूषण कम हो। ये हमने लिख लिया क्या होता है, किस तरह फैलता है, किस तरह हम इसको उपाय कर सकते हैं। अब हम इसका क्या करेंगे, निष्कर्ष लिख लेंगे कि उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि हमारे देश में वायु प्रदूषण की समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। शासन द्वारा इसे रोकने के लिए विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं, जैसे दिल्ली में सीएनजी का प्रयोग। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन देखने में जितना सरल लग रहा है उतना ही हमको उतने अच्छे से उसको मैनेज करके लिखना पड़ेगा, उसको हर तरीके से फ्रेम करके लिखना पड़ेगा, तभी हमको मार्क्स अच्छे मिलते हैं। क्वेश्चन हमसे सब बन जाएंगे, लेकिन बात यह है कि हम उसको लिख कैसे तरीके से रहे हैं, ये मेन आपका पॉइंट है। अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन है कि जैव विविधता से क्या तात्पर्य है। हम अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं। किसी दिए पारिस्थितिक तंत्र में प्रसार तथा जीनोम संवर्धन के लिए उपयोगी तकनीक का वर्णन करो। तो सबसे पहले जैव विविधता क्या होती है कि हमारे सौर तंत्र में ज्ञात सभी ग्रहों में पृथ्वी की सबसे निराली और आश्चर्यचकित करने वाली विशेषता है जैव विविधता। हमारी पृथ्वी पर वनस्पतियों, जीवों और जंतुओं की लाखों वनस्पतियों का निवास स्थान है। जब हम अपने आसपास की चीज़ों का अध्ययन करते हैं तो चींटियाँ दिखती हैं, मछलियाँ दिखती हैं, रेंगने वाले जंतु दिखते हैं, पादप दिखते हैं और हजारों जातियाँ दिखती हैं। ऐसे में स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न होता है कि आखिर पृथ्वी पर इतनी जैव विविधता क्यों है और इसका महत्व क्या है। तो जैव विविधता क्या होती है, एक जगह पर ही विभिन्न प्रकार की जातियाँ, विभिन्न प्रकार के जीव, विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों का रहना जैव विविधता कहलाता है। इस जैव विविधता की हानि से कौन कौन से संकट का सामना करना पड़ सकता है।
हमारे चारों ओर पाए जाने वाले जीव जंतु, वृक्ष और लताएं, यहाँ तक कि वृक्ष जीव भी संतुलन बनाए रखते हैं। एक अनुमान के आधार पर वैश्विक अर्थव्यवस्था का 40% हिस्सा हमको जैविक उत्पादों से प्राप्त होता है। मतलब हमारी अर्थव्यवस्था 40% गिर सकती है अगर जैव विविधता अगर कम हो जाती है। तो हमें जैव विविधता का संरक्षण बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैव विविधता शब्द का सबसे पहले प्रयोग वॉल्टर जी रोजर ने किया था और 23 मई को हम अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाते हैं। जीनोम संवर्धन एक वैज्ञानिक परियोजना है जिसका लक्ष्य किसी प्राणी के संपूर्ण जीनोम अनुक्रम का पता करना है कि ये प्राणी किस जीन से आया है। एक अनुमान के अनुसार पृथ्वी पर लगभग 3 लाख वनस्पति तथा इतने ही जानवर हैं, जिसमें पक्षी हैं, मछलियां हैं, स्तनधारी हैं, कीड़े और सांप शामिल हैं। पिछली कुछ शताब्दी से कई वनस्पति और जानवर जो है विलुप्ति की कगार पर है। बहुत समय से शताब्दियों से बहुत सारी ऐसी कई वनस्पति है और जानवर है जो विलुप्त होने की कगार पर है और जो जैव विविधता के लिए खतरे का संकेत है। पिछले कुछ समय से मनुष्य का तकनीकी की तरफ इतना झुकाव है कि वह इसके दुष्परिणाम को देख ही नहीं रहा है। मतलब लगातार तकनीकी चीज़ों का उपयोग कर रहा है तो उससे क्या है कि नुकसान पर फेंक भी पर्यावरण में फेंक भी रहा है, बाहर फेंक देता है। तो जिससे कारण जो रेडियो एक्टिव रेज हैं या नॉर्मल रेज हैं, जो ऐसी रेज जो हमें नुकसान करती हैं, तो वो पर्यावरण में निकलती हैं। तकनीकी विकास के अंतर्गत उद्योग, परिवहन, कृषि आदि पहलू भी सम्मिलित हैं। वास्तविकता यह है कि वर्तमान युग तकनीकी युग है और तकनीकी विकास किसी भी देश की प्रगति का परिचायक है। मतलब जितना भी ज़्यादा देश तकनीकी की ओर बढ़ेगा उतना ही ये देश विकसित होगा, ये ऐसा बोला जाता है और ऐसा है। इसी कारण विश्व के राष्ट्रों में तकनीकी विकास की होड़ लगी है कि हम तुमसे ज़्यादा टेक्निकल है, हम 4G लाए तो हम 5G लाएंगे और अब 5G है तो हम 6G लाएंगे। तो इस प्रकार से होड़ लगी हुई है। लेकिन इस प्रगति का नतीजा मानव ही नहीं बल्कि पेड़ पौधे, हवा, पानी, जीव जगत सभी लोग भुगत रहे हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि प्रौद्योगिकी से ही इसके कुप्रभावों को रोका जा सकता है। प्रौद्योगिकी द्वारा ही हम इसके कुप्रभाव रोक सकते हैं। हंस जॉर्ज गॉरेगेरिन्स के अनुसार रसायन के प्रयोग में चाहे लाख जोखिम हो, इसके बिना उद्योगों की कल्पना नहीं की जा सकती। हंस जॉर्ज गैरिन्स के अनुसार रसायनों के प्रयोग में चाहे लाख जोखिम हो, लेकिन इसके बिना हम उद्योगों की कल्पना नहीं कर सकते। इसके लिए पुनः अनुसंधान की आवश्यकता है। इसके लिए हमको दोबारा से अनुसंधान करना चाहिए। आनुवंशिक तकनीकी के आरंभ से यह माना जा रहा है कि इससे उद्भूत सूक्ष्म जीवों से पर्यावरण को खतरा नहीं होगा। जो आनुवंशिक तकनीक उनसे माना जा रहा है कि इससे जो सूक्ष्म जीव पैदा होंगे उनसे पर्यावरण को खतरा नहीं होगा, किंतु यह धारणा भी निर्मूल रही है, ऐसा नहीं हुआ। जैव हथियारों का प्रयोग कितना खतरनाक है इसका कल्पना भी भयानक है। अर्थात समय रहते हमें जैव विविधता जैसे अमूल्य धन की महत्ता को स्वीकार कर लेना चाहिए तथा तकनीकी के नशे में पर्यावरण का दोहन नहीं होना चाहिए। समय रहते हमें हमारी जैव विविधता को संरक्षित करने के उपाय सोच लेना चाहिए, ताकि और तकनीकी का जितना ज़्यादा दोहन हो रहा है उसको मतलब तकनीकी का यूज़ करो, लेकिन ये इस दृष्टि से करो कि हमारा पर्यावरण भी उससे नुकसानदेह ना हो। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप हमारे सॉल्ड पेपर हैंड रिटन लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।